उत्तर भारत की एक खूबसूरत सरोवर में ले जाती है। यहाँ 3 मछलियां रहती हैं जो बहुत अच्छी दोस्त हैं। पर दोस्ती के अलावा उनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है। उनके नाम, उनका स्वभाव, उनकी सोच, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और यहीं से आप कह सकती हैं पंचतंत्र का जादू शुरू होता है। ये सिर्फ 3 मछलियां नहीं है, ये 3 जीवन दर्शन हैं, 3 रणनीतियां हैं जिन्हें आचार्य विष्णु शर्मा अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे। कहानी में इनके नाम ही इनके पूरे चरित्र का सार बता देते हैं। हाँ, नाम तो बहुत अनोखे हैं। पहली मछली का नाम है अनागत विधाता। अनागत विधाता मतलब वो जो अनागत यानी जो अभी आया नहीं है, उसका विधान या कहिए इंतजाम पहले से कर ले। अच्छा। ये मछली भविष्य को लेकर बहुत सतर्क है। वो हर आने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है और उससे बचने का प्लान पहले से तैयार रखती है। आज की भाषा में कहें तो ये एक मास्टर प्लानर है। एकदम सही। ये उस तरह की सोच है जो कहती है एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बनाओ, इंश्योरेंस करवा लो, हर चीज के लिए तैयार रहो। मतलब ये मछली रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती, हर चीज कंट्रोल में रखना चाहती है। कॉर्पोरेट दुनिया में से वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं ना, जहां आप शुरुआत में ही पूरा प्रोजेक्ट प्लान कर लेते हैं और फिर बस उस प्लान पे चलते हैं। एकदम सही पकड़ा। अब आती है दूसरी मछली, प्रत्युत्पन्न मति। ये नाम तो और भी मुश्किल है। मुश्किल है पर इसका मतलब बहुत दिलचस्प है। प्रत्युत्पन्न मति यानी जिसकी मति या बुद्धि परिस्थिति उत्पन्न होते ही तुरंत काम करे। हाजिर जवाब। जी, हाजिर जवाब। इसका मानना है कि भविष्य किसने देखा है, जब मुश्किल आएगी तब देख लेंगे। उसे अपनी सूझबूझ और तेज दिमाग पर पूरा भरोसा है। ये उस दोस्त की तरह है जो परीक्षा के लिए कभी नहीं पढ़ता, लेकिन आखिरी रात में सब कुछ रट कर पास हो जाता है। हाँ, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है। ये तो आज की स्टार्टअप कल्चर वाली सोच हो गई। फेल फास्ट, लर्न फास्ट। प्लान बनाने में महीनों बर्बाद मत करो, प्रोडक्ट लॉन्च करो, देखो क्या होता है और फिर फटाफट पिवट कर जाओ। बिल्कुल। इसे एजाइल मेथड कहते हैं। ये अनुकूलन और तात्कालिक समाधान का प्रतीक है। और फिर है तीसरी मछली, यद भविष्य। इसका नाम सबसे आसान है, यद भविष्य, यानी जो भविष्य में होगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। ये किस्मत के भरोसे रहती है। इसका मानना है कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, तो फिर मेहनत क्यों करनी, चिंता क्यों करनी। लेकिन क्या इस सोच में एक तरह की शांति नहीं है? दुनिया में बहुत से लोग क्यूसेरा सारा के दर्शन के साथ जीते हैं। क्या इसमें तनाव मुक्त जीवन का कोई मूल्य नहीं है, भले ही वो जोखिम भरा हो? ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है। हाँ, एक हद तक ये सोच हमें बेवजह की चिंता से बचाती है, लेकिन जब ये आलस्य और अनिष्क्रियता में बदल जाती है तो खतरनाक हो जाती है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी जब कोई जीव बार बार मुश्किलों का सामना करने पर असफल होता है तो वह ये मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और कोशिश करना ही छोड़ देता है। यद भविष्य की सोच उस मानसिकता के बहुत करीब है। मतलब ये ग्रोथ माइंडसेट के बजाय एक फिक्स्ड माइंडसेट का प्रतीक है। जी, जो मानता है कि हालात बदले नहीं जा सकते। तो ये तीनों अपने अपने स्वभाव के साथ उस सरोवर में जी रही थीं। एक तरह का संतुलन था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये संतुलन हमेशा के लिए नहीं रहता। एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। हाँ, कहानी में संकट का प्रवेश होता है। 2 मछुआरे सरोवर के पास से गुजरते हैं और उसे मछलियों से भरा देखकर खुश हो जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं, अरे वाह, ये तालाब तो बड़ी बड़ी मछलियों से भरा है। कल सुबह आते हैं और एक बड़ा जाल डालकर सबको पकड़ लेंगे। और दुर्भाग्य से तीनों मछलियों ने ये बात सुन ली। जी। और यहीं से इन तीनों विचारधाराओं की असली परीक्षा शुरू होती है। खतरा सामने है और अब शब्दों का नहीं, कर्म का समय है। आ जाती है। वो सभी मछलियों की एक मीटिंग बुलाती है और कहती है, दोस्तों, हमने मछुआरों की बात सुन ली है, कल सुबह यहाँ खतरा आने वाला है। समझदारी इसी में है कि हम आज रात ही ये सरोवर छोड़कर पास की नदी में चले जाएं। बहुत तार्किक समाधान, सुरक्षित, सीधा और प्रभावी। हाँ, खतरे का इंतजार नहीं करती, खतरे से ही दूर चली जाती है। लेकिन इस रणनीति की भी एक सीमा है। ये तभी काम करती है जब आपके पास आने वाले खतरे की स्पष्ट जानकारी हो और ये भी मानकर चलती है कि जहां आप जा रहे हैं वो जगह सुरक्षित है। क्या पता उस नदी में इससे भी बड़ा खतरा हो। सही बात है। खैर, कहानी में अनागत विधाता और कुछ दूसरी मछलियां रात में ही वहां से निकल जाती हैं। जी। अब बारी आती है हमारी एजॉयल मछली, प्रत्युत्पन्न मति की।
वो क्या करती है? वो अपनी हाजिर जवाबी पे भरोसा करती है। वो कहती है सिर्फ मछुआरों की बात सुनकर मैं अपना सदियों पुराना घर क्यों छोड़ूं? हो सकता है वो आए ही नहीं, और अगर आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि से उसी समय कोई ना कोई उपाय सोचकर अपनी जान बचा लूंगी। ये तो बहुत जोखिम भरा फैसला है। एक तरह से बहादुरी है, लेकिन क्या ये मूर्खता नहीं है? जब पता है कि संकट आ रहा है तो उसका सामना क्यों करना? ये आज के दौर की सबसे बड़ी बहस है। क्या आप एक स्थिर अनुमानित करियर पसंद करेंगे या एक ऐसा जीवन जहां चुनौतियां रोज आती हैं लेकिन आप उनसे निपटने में माहिर हैं? प्रत्युत्पन्नमति का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और यद भविष्य, जाहिर है उसने कुछ नहीं किया होगा। उसने वही किया जो उसका नाम कहता है। उसने कहा जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर मौत लिखी है तो कहीं भी जाने से नहीं बचेगी, और अगर जिंदगी लिखी है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तो यहीं रहूंगी। वो पूरी तरह से निष्क्रिय रहती है। हाँ, वे आते हैं और अपना बड़ा जाल सरोवर में फेंक देते हैं। जैसा कि डर था, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्य और बाकी सभी बची हुई मछलियां जाल में फंस जाती हैं। अब सच का सामना करने का समय है। अनागत विधाता तो पहले से ही सुरक्षित है, उसकी योजना काम कर गई, लेकिन अब सबकी नजरें प्रत्युत्पन्नमति पर हैं। क्या उसकी हाजिर जवाबी उसे इस जाल से निकाल पाएगी? यही कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। जाल में फंसने के बाद भी प्रत्युत्पन्नमति घबराती नहीं है, वह अपना दिमाग चलाती है। वो मछुआरों को बात करते हुए सुनती है कि उन्हें सिर्फ ताजी और जिंदा मछलियां चाहिए। जैसे ही वह ये सुनती है, उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। अच्छा, वह तुरंत अपना शरीर सिकोड़कर आंखें बंद करके बिल्कुल निर्जीव होने का नाटक करती है। अरे वाह, मरने का नाटक! ये तो कमाल की तरकीब है। बिल्कुल। जब मछुआरे जाल को बाहर निकालते हैं तो उनकी नजर उस पर पड़ती है। एक मछुआरा कहता है, अरे ये तो मर गई है, और उसे मरी हुई समझकर वापस सरोवर में फेंक देता है। पानी में गिरते ही प्रत्युत्पन्नमति अपनी जान बचाकर तैर जाती है। उसकी बुद्धि ने उसे बचा लिया। अविश्वसनीय। तो एक तरह से देखा जाए तो उसका तरीका ज्यादा कुशल था, है ना? उसने अपना घर भी नहीं छोड़ा और फिर भी बच गई। ये एक बहुत दिलचस्प बहस है। हाँ, वो बच गई, लेकिन उसका तरीका बहुत ज्यादा जोखिम भरा था। ये एक जुआ था जो वो जीत गई। अगर मछुआरों ने उसे फेंकने के बजाय टोकरी में ही रख लिया होता तो अनागत विधाता ने शून्य जोखिम वाला रास्ता चुना था। कहानी दोनों को सफल दिखाती है, लेकिन ये सवाल छोड़ देती है कि आप गारंटी शुदा सुरक्षा पसंद करेंगे या उच्च जोखिम वाला जीवन। और बेचारे यद भविष्य का क्या हुआ? यदा भविष्य, उसके पास ना तो कोई पहले से बनाई योजना थी, न ही मौके पर सूझबूझ दिखाने की क्षमता। वह जाल में फंसी छटपटाती रहती है और मछुआरे उसे बाकी मछलियों के साथ अपनी टोकरी में डालकर ले जाते हैं। भाग्य के भरोसे रहना उसकी जान ले लेता है। तो कहानी का संदेश साफ है, आप या तो प्लानर बने या इम्प्रोवाइजर, लेकिन भाग्यवादी ना बने। कर्म करना जरूरी है, चाहे योजना बनाकर या मौके पर सोचकर। निष्क्रियता का अंत विनाश है। एकदम। और ये सिर्फ एक कहानी का संदेश नहीं है, ये उस पूरी परंपरा का सार है जिससे ये कहानी आती है, पंचतंत्र। हाँ, आपने शुरू में इसका जिक्र किया था। हमने ये नाम बहुत सुना है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों की कहानियों की किताब तो नहीं होगी। इस पूरी कहानी के पीछे जो सोच है, जो ढांचा है, वो कहाँ से आया और इतना प्रभावशाली क्यों था? क्या बात है। पंचतंत्र को सिर्फ कहानियों का संग्रह समझना उसकी असली गहराई को नजरअंदाज करना है। ये भारत का एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली ग्रंथ है। माना जाता है कि इसे लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले आचार्य विष्णु शर्मा ने लिखा था। ये असल में नीति साहित्य का एक ग्रंथ है। नीति साहित्य का क्या मतलब हुआ? नीति का मतलब सिर्फ नैतिकता नहीं है, इसका मतलब है विवेकपूर्ण आचरण की कला। इसका मुख्य उद्देश्य था 3 मूर्ख राजकुमारों को राजकाज और जीवन जीने की कला सिखाना। लेकिन विष्णु शर्मा जानते थे कि सीधे सीधे उपदेश देना उबाऊ होता है, इसलिए उन्होंने एक क्रांतिकारी शिक्षण तकनीक अपनाई। जानवरों की कहानियों वाली तकनीक? हाँ, लेकिन ये सिर्फ कहानियों को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं था। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान था। जब हम किसी जानवर को गलती करते देखते हैं, जैसे यदभविष्य मछली को, तो हम उस पर हंसते हैं, हम रक्षात्मक नहीं होते। लेकिन अगर वही बात सीधे हमें कही जाए कि
तुम आलसी हो तो हमारा अहंकार आहत हो सकता है। जानवरों के पात्रों का इस्तेमाल करके विष्णु शर्मा ने पाठकों को एक सुरक्षित मनोवैज्ञानिक दूरी से जीवन के कठोर सबक सीखने का मौका दिया। ये तो अद्भुत है। मतलब ये उस समय का गेमिफिकेशन या सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग जैसा कुछ था। राजकुमारों को असली दुनिया में गलती करने से पहले इन कहानियों की दुनिया में गलतियों के परिणाम देखने को मिल जाते थे। आपने बिल्कुल सही समझा। और इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। ये शायद भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक निर्यात है। पंचतंत्र का अनुवाद सबसे पहले पहलवी भाषा में हुआ, फिर वहां से अरबी में कलीला व दिमना के नाम से हुआ। वहां से ये हिब्रू, लैटिन, स्पेनिश और फिर यूरोप की लगभग हर भाषा में पहुंचा। यूरोप में जो ईसप की दंत कथाएं मशहूर हैं, उनमें से कई कहानियों की जड़ें पंचतंत्र में मिलती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। मतलब ये ज्ञान एक तरह से ओपन सोर्स था जो दुनिया भर में फैल गया। हाँ, ये ज्ञान की एक विश्व यात्रा थी। ये दिखाता है कि कहानियों के माध्यम से जटिल मानवीय व्यवहार और रणनीति सिखाने की ये भारतीय परंपरा कितनी शक्तिशाली और सार्वभौमिक थी। तो कुल मिला के ये 5वीं क्लास की कहानी असल में लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और मनोविज्ञान पर एक मास्टर क्लास है। इसने हमें संकट से निपटने की 3 स्पष्ट विचारधाराएं दिखाई। अनागत विधाता जो योजना बनाती है, प्रत्युत्पन्नमति जो मौके पर समाधान ढूंढती है, और यद भविष्य जो सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती है। बस सार ये है, दूरदर्शिता आपको संकट में पड़ने से बचाती है, हाजिर जवाबी आपको संकट के बीच से निकाल लेती है, लेकिन भाग्यवादिता ये सुनिश्चित करती है कि आप संकट में ही डूब जाएं। कहानी ये नहीं कहती कि योजना बनाना बेहतर है या मौके पर सोचना, क्योंकि दोनों ही सफल हुए, लेकिन ये साफ करती है कि कुछ न करना सबसे बुरा विकल्प है। जीवन में सक्रियता चाहे किसी भी रूप में हो, निष्क्रियता से हमेशा बेहतर है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। कहानी में अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों को सफल दिखाया गया है, लेकिन आज की इस अनिश्चित, तेजी से बदलती दुनिया में जहाँ AI, जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित बाजार जैसी चुनौतियां हैं, क्या एक मास्टर प्लानर बनना अब भी संभव है? क्या भविष्य सिर्फ प्रत्युत्पन्नमति जैसे मास्टर इम्प्रोवाइजर का है जो किसी भी अराजकता में रास्ता निकाल ले? या शायद असली बुद्धिमानी ये जानने में है कि कब प्लान बनाना है और कब हालात के साथ बहना है, यानी कब अनागत विधाता बनना है और कब प्रत्युत्पन्न